हाय एवरीवन। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सती प्रथा के बारे में, जो बहुत ही रोचक कहानी और दर्दनाक है। इससे बहुत ही कठिनाइयों से पे इसे ख़त्म किया जा चुका है। इसका अंत हुआ है बहुत ही कठिनाइयों पे, बहुत ही समाज में लड़ाई कर के तब जा कर के इस कुप्रथा को हटाया जा सका है। तो इसके बारे में जानते हैं, इसका इतिहास क्या है। तो इसका इतिहास तो बहुत पुराना नहीं है, क्योंकि ये 1200 और 1100 और इसके करीब की घटनाएं हैं जब ये कुप्रथा चालू हुई। इसके पहले तो ये नहीं था, क्योंकि अगर होता तो कुछ अलग होता, क्योंकि इसके पहले ना रामायण में पता चल रहा है कि किसी ने सती हो करके अपनी, जैसे राजा दशरथ थे, तो राजा दशरथ जब ख़त्म हुए तो उनकी तीनों रानियों ने सती नहीं हुई, तीनों रानी सती नहीं हुई। और रही बात महाभारत की, तो महाभारत में भी ऐसा वर्णन नहीं हुआ है। और गुप्त काल जो देखते हैं, तो गुप्त काल में भी इसका वर्णन नहीं हुआ, क्योंकि चंद्रगुप्त के भाई जो थे उनका भी हुआ, उनकी भी भाभी मरी, तो भी वो चंद्रगुप्त की भाभी उन्हें भी सती नहीं होना पड़ा। तो ये कुप्रथा ज़्यादा पुरानी नहीं, ये कुप्रथा 1100 के करीब में, 1100, 1200, 1300 इसके करीब में ये आई है। 1200 और 1300 के करीब में ये प्रथा आई है। तो ये प्रथा तब जा कर के क्योंकि ये विदेशी आक्रमण जब विदेशी आक्रमण हुआ तब ये घटनाएं हुई हैं। इनका जब विदेशी मुसलमानों का आक्रमण हुआ है भारत में, विदेशी मुसलमानों का आक्रमण हुआ, तब यह प्रथा सामने आई, देखने को मिली हमें सती प्रथा। इसमें ये हुआ था कि विदेशी मुसलमान आक्रमण जब करने आए तो ये भारत के राजाओं को हरा देते थे और युद्ध में परास्त कर देते थे। तो ऐसा होता था कि उनकी स्त्रियों को ये लोग या तो ले जा कर के विदेशों में बेच देते थे, या तो उनके साथ क्रूरता के साथ में गलत अभद्र व्यवहार किया जाता था। और वो अपनी अस्मिता बचाने के लिए वो सती हो जाती थी। यानी इन क्रूर शासकों के हाथ ना लगे, इसके लिए वो सती हो जाती थी। जैसे इसकी घटना अक्सर करके प्रचलित हुई है अलाउद्दीन खिलजी के सामने। अलाउद्दीन खिलजी ये ऐसा शासक था जो बहुत ही क्रूर शासक था। और ये 1296 से इसका शासनकाल हुआ 1316 ईस्वी में। तो 1296 से 1316 ईस्वी, यानी मान के चलो ये 1200 के करीब में सती प्रथा आई होगी। 1200 और 1300 के करीब में ये प्रथा लागू हुई है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में ये प्रथा प्रचलित हुई, क्योंकि ये अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पे जब ये आक्रमण किया है, चित्तौड़ पे इसने आक्रमण किया, चित्तौड़ पर। तो चित्तौड़ पर इसने जब आक्रमण किया है तो इसने राजा रतन सेन या रत्न सेन को जब इसने हराया है, तो उनकी पत्नी जो थी पद्मावती
पद्मावती, पद्मिनी भी इनका कहीं कहीं नाम लिखा हुआ है और कहीं कहीं पद्मावती है। तो ये जो पद्मावती थी, इन्हें ये आक्रमण में ये सोचता है कि हम पद्मावती को, कहता है कि हम राजा को छोड़ देंगे यदि ये पद्मावती को दे दे, मुझे सौंप दे पद्मावती को। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ये प्रस्ताव रखता है कि हम राजा रतन सेन को छोड़ देंगे यदि ये अपनी पत्नी पद्मावती को दे देगा। तो ऐसे करने पर यह इनकार हो जाता है, लेकिन इसे छोड़ता भी नहीं और इसे जबरन अपने हथियाने का भी प्रयास करता है और ये लड़ाई भी करता है इसी के लिए। लेकिन अक्सर ये हुआ बाद में कि ये कैसे बचे। तो ये पद्मावती थी, तो इसके जितनी सैनिकों की जिनकी सैनिकों की पत्नियां थी वो भी थी, तो उन्हें भी वो लोग गलत तरीके से अस्मिता लूट करके, इनकी विचारधारा थी कि इनकी अस्मिता हम लूट लेंगे। तो इस वजह से पद्मावती ने इस घटना को ऐसा किया कि उसने अपने 1600 विधवाओं के साथ 1600 विधवाओं के साथ विधवाओं के साथ जौहर किया। जौहर किया 1600 विधवाओं के साथ इन्होंने जौहर कर लिया। जौहर का मतलब होता है कि ये अपने आप को समाप्त कर दिया, एक साथ में जाकर के अग्नि में कूद करके जान दे दी। तो इस घटना को जौहर कहा जाता है। तो 1600 विधवाओं के साथ पद्मावती ने अपने प्राण त्याग दिए। किस लिए? इस अलाउद्दीन खिलजी के बचने के लिए इन्होंने सोचा कि इस निर्दयी क्रूर शासक के हाथ न लगे, इससे अच्छा हम अपनी जान गंवा दें। तो इस वजह से इन्होंने जौहर कर लिया, और जौहर किया तो 1600 विधवाओं के साथ में जौहर किया था। इसी घटना से ये सती प्रथा प्रचलित हुई। धीरे धीरे करके अक्सर करके ये विदेशी आक्रमण होता ही रहा और विदेशी मुसलमानों का आक्रमण होता रहा। बराबर होते होते ये बस यही करते थे कि सिपाहियों को मार देते थे, उनकी जो पत्नियां थी उनके साथ में अभद्र व्यवहार करके, और तो उनसे बचने के लिए वो जो उनकी पत्नियां होती थी तो वो लोग अपने प्राण त्याग देती थी, क्योंकि वो अपनी अस्मिता लूटने से बचा लेती थी। वो सोचती थी कि हम अपनी अस्मिता लूटने से अच्छा है कि हम अपने प्राण त्याग दें, तो वो अपनी प्राण त्याग देती थी। तो इस घटना से ये सती प्रथा आरंभ हुई। तो ये इसका साक्ष्य है कि ये सती प्रथा यहाँ से स्टार्ट हुई, और इन लोगों का ये सा मानना था। ये धीरे धीरे करके समाज में इतना व्याप्त हो गया सती प्रथा की कुछ कहने को नहीं। ये एक कुप्रथा के रूप में सामने आ गई, जबकि इन लोगों का ये मतलब नहीं था कि ये हम उनकी अस्मिता लूटी जाती थी इसलिए ये सती होती थी। लेकिन बाद में तो ये प्रथा बन गई। जब इनकी अस्मिता नहीं लूटी जाती थी तब भी ज़बरदस्ती लोग, जब आदमी ख़त्म हो जाता था तो उसकी चिता पर ऑटोमेटिक जबरन उठा करके बैठा दिया जाता था और वो जल जाती थी। तो ये घटना बहुत ही दर्दनाक थी, क्योंकि इस घटना से बहुत मन विचलित होता है। क्योंकि ये घटना जब सुनते हैं तो बताओ कि आदमी ख़त्म हो जा रहा है, तो बताओ ज़बरदस्ती उनकी पत्नी को ले जा कर के चिता पर जिंदा जला देते थे। बताओ ये कोई बात हुई? कितने निर्दयी लोग पहले के थे कि इस घटना को ये लोग अपनी अस्मिता बचाने के लिए कर रहे थे। लेकिन इसके बाद में ये जब प्रथा प्रचलित हुई तब ये इतनी निर्दयी तरीके से क्रूरता के साथ में उन्हें जिंदा जलाया जाता था कि कुछ कहने को नहीं। तब उनकी वो नहीं थी कि उनकी अस्मिता लूटी जाती थी। लेकिन ये प्रथा तब इसी
चक्कर में, इसी के चलते ये प्रथा प्रचलित हुई। तब जा कर के ये हुआ कि ये सती प्रथा धीरे धीरे चलने लगी। लेकिन बात तब बनी जब ये राजा राम मोहन राय थे, बहुत छोटे थे, बहुत छोटे थे, इनकी माता एक्सपायर हो गई थी। इसके बाद में इनका लालन पालन भाभी ने इनकी किया, और इनकी भाभी सोचती थी कि ये कुछ बड़ा बने, ये कुछ पढ़ लिख कर बड़ा बने और ये कुछ आगे चल के कुछ काम करे। तो ये घटना तब की है जब ये छोटे थे। तो कुछ बड़े हो गए तो इन्हें विदेश पढ़ने के लिए भेज दिया बाहर। तो बाहर जब भेज दिया पढ़ने के लिए, तब इनकी भाभी सोचती थी कि भाभी इन्हें मानती भी बहुत थी। जब भाभी इन्हें मानती थी तो इनकी भाभी सोचती थी कि इसे हम पढ़ा लिखा करके कुछ बड़ा आदमी बनाएंगे। तो इस वजह से ये काफ़ी इनकी देखभाल भी करती थी। लेकिन अचानक क्या हुआ, इनके भाई ये पढ़ने चले गए और इनके भाई की मृत्यु अकस्मात यानी अचानक हो गई। अचानक जब इनके भाई की मौत हुई तो गांव वालों ने, सती प्रथा चल रही थी, यानी सती प्रथा खूब तरीके से व्याप्त हो गई थी। तो इस घटना में इन्हें जिंदा उनकी चिता पर बिठाया गया, लेकिन ये बैठ नहीं रही थी। फिर भी इन्हें ज़बरदस्ती बिठाया गया और जिंदा जला दिया गया। लेकिन फिर भी अचानक किसी कारणवश से ये बच गई, जिंदा जली नहीं। और जब जली नहीं तो ये चिता से दूर भाग गई, और लोग चले क्या जाते हैं, जब थोड़ा बहुत जला देते हैं, इसके बाद में जब जल जाता है तो थोड़ा बहुत जल करके बस निकल लेते हैं। तो उस तरीके से जलाया होगा। और इसके बाद में इनकी भाभी पता नहीं किस तरीके से बच गई। तो ये झाड़ी के किनारे बैठी हुई थी छिप करके। तो अचानक सुबह जब हुआ तो देखा कि ये अधजली है और ये जली नहीं। तो इसे दोबारा जलाया गया। तो दोबारा जब जलाया गया तो आंखों के सामने जलाया गया, और जब इनकी हड्डियों की राख मिली, राख हो गया, तब गांव वालों ने वहाँ से हटे, गांव वाले वहाँ से हटे। तब ऐसी घटना हुई। और तब इन्हें, ये जब विदेश से पढ़ कर के आए तब इन्होंने हाल पूछा कि भाभी हमारी कहाँ। तो किसी एक व्यक्ति ने बताया कि तुम्हारे भाई ख़त्म हो गए थे और इसके चलते आपको, तुम्हारी भाभी को भी उसी में सती होना पड़ा। जबकि वो इसलिए नहीं सती होने से, इसलिए नहीं कह रही थी कि हम सती हो जाएंगे, सती नहीं होंगे, लेकिन वो इसलिए कह रही थी कि हम अपने देवर को, जो है राजा राम मोहन राय, वो पढ़ने गया, उसे हम कुछ बन करके देखना चाहते हैं, उसके प्रति लगाव इनका था। इसलिए इस सती प्रथा के जरिए ये सोच रही थी, इसलिए वो सती नहीं होना चाहती थी कि हम कुछ बनता हुआ अपने देवर को देखें। तो इसलिए उनका वो था। लेकिन उनका ये सपना अधूरा ही रह गया। उन्हें गांव वाले जिंदा जला दिए गए, दोबारा जलाया ज़बरदस्ती, और जब तक राख नहीं हो गया तब तक वो देखते रहे। इस घटना को किसी एक शख्स ने राजा राम मोहन राय को बता दिया कि आपकी भाभी आपको देखना चाहती थी कि कुछ बने हैं या नहीं बने हैं। लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि दोबारा फिर जिंदा जलाया गया। तो इस घटना को देख करके इनका मन इतना विचलित हुआ, इतना मन विचलित हुआ कि ये रो रो करके कहने लगे कि आज मैं कसम खाता हूँ कि इस प्रथा को हम समाप्त करके रहेंगे। और उसी पल इन्होंने कसम खाई, और ये उस पल कसम खाने के बाद में ये प्रण कर लिया कि इस कुप्रथा को हम समाप्त करके ही रहेंगे। और इस कुप्रथा को उन्होंने समाप्त करके रहा। और ऐसा हुआ कि ये आगे चल कर के ब्रह्म समाज की 1828 में स्थापना की, और 1829 में इस कुप्रथा को समाप्त कर पाए। 1829 ईस्वी में इस कुप्रथा को समाप्त किया। और
इसमें साथ कौन दे रहा था? इसमें अंग्रेज था गवर्नर विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग अंग्रेज था। इसने इनके कहने पर इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया कि अगर अब कोई सती जबरन हुआ तो उसे जेल कर दिया जाएगा, उसे दंड दिया जाएगा और ये गैर कानूनी है। तब जाकर के इस कुप्रथा का समापन हुआ। और इसके ये राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय ये थे, राजा राम मोहन राय। इनका सराहनीय काम था क्योंकि इस कुप्रथा को इन्होंने बहुत ही दयनीय घटना को इन्होंने समाप्त किया और इन्हें आज आधुनिक समाज का जनक कहा जाता है। आधुनिक समाज का जनक कहा जाता है। जनक कहा जाता है। क्योंकि ये केवल सती प्रथा का ही समापन नहीं किया, इन्होंने विधवा विवाह का समापन किया, बाल विवाह का समापन किया। इन्होंने इस प्रथा से कई प्रथाओं का समापन किया क्योंकि बाल विवाह, विधवा विवाह और ये सती प्रथा ये इतना प्रचलित थी समाज में, इतनी बुरी तरीके से जकड़े थे, जंजीरों से जकड़ी हुई थी कि इन्हें तोड़ना नामुमकिन था। लेकिन बाद में पता चला तो इन्होंने बहुत अथक प्रयासों के बाद में इसे समाप्त करवा पाए। तो इस तरीके से ये सती प्रथा थी। इसके बारे में इनकी ये कहानी प्रचलित थी कि इनके भाभी ऐसी थी, भाभी का प्यार था, भाभी से ऐसा हुआ कि ये अचानक से इनके मन में वो दयनीय घटना उनकी सामने आई और इसके वजह से इन्होंने प्रण कर लिया कि हम इस प्रथा को अंत करके ही रहेंगे। और अंत में इन्होंने अंत भी किया और इसका समापन भी किया सती प्रथा का। और आपको बता दें, यदि स्त्री यदि ये दूसरों के बातों का जवाब देने लगे तो कम से कम हर 100 में से केवल एक परिवार बचेगा, बाकी सारे परिवार नष्ट होते चले जाएंगे। क्योंकि 1%, क्योंकि स्त्रियां इतना सहती हैं, इतना सहन करती हैं, इतना सुनती हैं, दूसरों का केवल जवाब दे दें तो बहुत सारे परिवार टूट जाएंगे ऐसे ही केवल बातों से। क्योंकि स्त्रियां इतना सहती हैं कि कुछ कहने को नहीं, और स्त्रियों की सहनशीलता बहुत ज़्यादा है। अगर स्त्रियां सहना छोड़ दें तो यकीन मानिए कि हजारों लाखों घर यूं ही बर्बाद हो जाएंगे। तो स्त्रियां इतना सहती हैं कि कुछ कहने को नहीं। वो दोबारा अगर भाई काम तुम करते हो तो वो भी कोई काम करती हैं, वो भी खाना बनाती हैं। मान के चलो तुम काम करते हो खेत में जा करके या बाहर काम करते हो तो वो भी घर पे काम करती हैं। यकीन न मानो तो एक दिन खाना बनाकर देखो, तुम्हें यकीन अकल आ जाएगी कि कैसे खाना बनता है। भले ही वो उनका वो अब हुनर बन गया है, वो हुनर से अपने काम करती हैं तो उन्हें पता नहीं चलता है, लेकिन परेशान हो जाती हैं। ऐसा नहीं, एक दिन बनाकर देखो, दोबारा तुम्हें हिम्मत नहीं पड़ेगी कि दोबारा हम खाना बनाएं, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है। वो उनका डेली का काम हो गया, इसलिए तुम्हें लगता है कि वो बहुत आसानी से खाना बन जाता है। आसानी से नहीं बनता है। एक दिन बनाकर देखो, दोबारा पता चल जाएगा कितना टाइम लगता है और कितनी मेहनत लगती है, यकीन मानिए। और पुरुषों का अगर सरकारी नौकरी है तो 4 दिन तो छुट्टी संडे को मिलती ही है, और रही बात संडे को छुट्टी रहती है। और स्त्रियों का कभी छुट्टी नहीं होती। खेत में काम करना है, किसी दिन मन हुआ तो गए, नहीं मन हुआ तो नहीं गए।
तो ये पुरुषों की वो है, लेकिन स्त्रियों का अगर नहीं मन है तब भी वो खाना बनाती हैं, नहीं मन है तब भी वो खाना बनाती हैं। बताओ, अगर मन नहीं है तब भी वो खाना बना करके आपको देती हैं, आपको खिलाती हैं, पानी मांगते हो पानी देती हैं, खाना मांगते हो खाना देती हैं, और बच्चों का ख्याल रखती हैं, तुम्हारा भी ख्याल रखती हैं, हर एक का ख्याल रखती हैं। सिर्फ किस लिए? इसीलिए अगर उनकी, यकीन मानिए, यदि हो सके तो हफ्ते में, महीने में एक दिन उन्हें तो बिल्कुल फ्री कर देना चाहिए, जिसमें किसी भी तरीके का उन्हें तनाव ना हो। मेरा मानना यह है कि स्त्रियों को समझिए, स्त्रियों की दयनीय स्थिति देखिए, क्योंकि बहुत ही कठोर तरीके से वो काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि खाना बनाना है तो केवल खाना बना लिया, कुछ काम नहीं है। यकीन मानिए, एक दिन उनका काम करके देखिए, तुम्हें पता चल जाएगा कितनी मेहनत पड़ती है। अब वो उनका पेशा है घरेलू काम का करने का, तो वो अपना हुनर से सीख लिया है धीरे धीरे करके, तो उन्हें आसान लगता है। ऐसा नहीं है कि वो काम आसान है, आसान नहीं है काम बहुत कठिन है, लेकिन वो उन्होंने अपना प्रतिदिन का उनका काम बन गया, इसलिए वो आराम कर रहा है। हम आप लोगों से विनती कर रहे हैं कि हफ्ते में न सही, डेली ना सही, लेकिन महीने में एक छुट्टी उन्हें तो देना चाहिए, जिसमें किसी तरीके का न दबाव हो उन पर, न किसी तरीके का कुछ हो। वो यदि तुम बनाओ तो वो खाएं, ऐसा एक दिन तो कम से कम फिक्स करो। और यदि एक दिन उनके लिए फिक्स कर दोगे तो हम समझेंगे कि हमारा ज्ञान आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से पहुंच रहा है, और हमारा ये समझाना अच्छा आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो यकीन मानिए, स्त्रियों का सम्मान कीजिए और स्त्रियों की बातों को सुने, और स्त्रियों की हर तरीके की बात सुने, समझें कि वो कहना क्या चाहती हैं और क्या उनके मन में है। ऐसा नहीं है कि वो किसी से दुर्व्यवहार करती हैं। वो यकीन मानिए इतना काम करती हैं सुबह से शाम तक कि यकीन मानिए यदि तुम काम करो तो दोबारा उठोगे नहीं, लेकिन वो फिर भी बहुत काम करती हैं और फिर भी आप लोगों की बातें सुनती हैं और फिर जवाब नहीं देती हैं। तो ये उनकी सहनशीलता है, वो सहती हैं इतना कि कुछ कहने को नहीं। तो इसलिए स्त्रियों का सम्मान कीजिए और बहन बेटियों को अपने हिसाब से रखिए, और ये उनका एक दिन का फिक्स कर दीजिए कि एक दिन महीने में, हफ्ते में ना सही तो महीने में एक दिन उन्हें छुट्टी दो। एक महीने में एक दिन उन्हें ऐसा छुट्टी दो कि उन पर किसी तरीके का दबाव ना रहे, ना तनाव रहे, ना किसी तरीके का बोझ रहे। वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से, बिल्कुल शांत वातावरण में जो चाहे वो मन करे, जो इच्छा हो वो, बिल्कुल किसी काम का प्रेशर नहीं होना चाहिए उनको। ऐसा आप बना दीजिए उन्हें, एक दिन उन्हें ऐसा दे दीजिए महीने में, केवल एक दिन। आप लोगों को तो जब मन चाहा तब नहीं गए, या जब मन चाहा तब काम करने नहीं गए, या किसी तरीके का हुआ तब नहीं गए, और महीने में तो 4 छुट्टी मिल जाती, नहीं मिलती हैं तब भी तुम्हारा मन नहीं, तब नहीं गए। लेकिन उन्हें तो परमानेंटली काम मिलता है, परमानेंटली काम करना होता है, परमानेंटली रोज़ाना खाना बनाना होता है। लेकिन कम से कम एक दिन, हमारे कहने से एक दिन उन्हें महीने में, हफ्ते में न सही लेकिन महीने में एक दिन उन्हें छुट्टी देना चाहिए। और यकीन मानिए ये देते हो तो बहुत ही अच्छा होगा, अगर नहीं देते हो तो आप लोगों का जब है, पहले की स्त्रियों को इसीलिए नहीं पढ़ाया जाता था क्योंकि वो पहले के सब अपना स्वार्थ देखते हैं, अपने स्वार्थ के लिए हर चीज़ होती है। पहले स्त्रियों को इसीलिए नहीं पढ़ाया जाता था, लड़कियों को, बच्चियों को इसीलिए नहीं पढ़ाया जाता था क्योंकि वो सोचते थे यदि ये पढ़ लेंगी तो अपने पतियों को गुलाम बना लेगी, इसलिए ये वो उनको पढ़ाया नहीं जाता था। तो हमारा ये मकसद है कि यकीन मानिए दोस्तों, पढ़ाओ और उन्हें हर तरीके का सम्मान दो, हर तरीके से उन्हें समझो कि वो कहना क्या चाहती हैं, उनकी बातों को समझो और उनसे लगाव रखिए। और ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही
स्ट्रिक्टली काम करती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं करती हैं। मन नहीं है तब भी वो पानी ला कर देंगी, अगर पानी मांगोगे, अगर मन नहीं है तब भी वो पानी देंगी, क्योंकि उनका काम है। और यकीन मानिए, यदि तुमसे कह दिए जाए मन नहीं है तो तुम कह दोगे कि हम नहीं पानी देंगे, लेकिन वो बिना कहे भले ही नाराज़गी से दें, लेकिन तुम्हें पानी ज़रूर देंगी। और तुम समझ भी नहीं पाओगे नाराज़ है कि ये ऐसे है, लेकिन वो इस तरीके से। और मनुष्य सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए हर चीज़ बनाता है, स्वार्थ उसका हर तरीके से है। स्वार्थ उसका ये है कि स्त्रियां खाना बना कर दें। पहले की स्त्रियों को इसीलिए नहीं पढ़ाया जाता था क्योंकि वो उनकी सोच थी कि ये पढ़ लेंगी तो अपने पतियों को गुलाम बना देंगी। तो इस तरीके से ना सोचो। अब ऐसा करो कि हर तरीके से उन्हें सपोर्ट करो और उन्हें आगे बढ़ने से रोको मत, और उन्हें पढ़ने दो। और पढ़ाई का एक ऐसा जरिया है कि कुछ कहने को नहीं, तो पढ़ने दो और आराम से रहने दो उन्हें। और महीने में एक दिन उन्हें अवकाश का समय दो, जिससे वह किसी भी प्रेशर में ना रहें। यही मेरा कहना है। और सती प्रथा के बारे में आप लोगों को पता भी हो गया होगा और अच्छी तरीके से पता हो गया हो। इनका अंत विलियम बेंटिंक की सहायता के साथ में राजा राम मोहन राय ने 1829 में समापन किया। और अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती के साथ में क्रूर व्यवहार कर रहा था, इसी वजह से ये सती प्रथा धीरे धीरे करके प्रचलित हुई और प्रचलन हो गया। तो ये प्रथा बन गई और प्रथा से ये इतनी प्रथा बेकार बन गई कि ये कुप्रथा कहलाने लगी और ये आज इसका अंत हो चुका है। लेकिन ये सती प्रथा बहुत ही दयनीय थी। यकीन मानिए, जिंदा आदमी को जलाना कितना कठिन बात है, लेकिन पहले के लोग ऐसा नहीं समझते थे और उन्हें ज़बरदस्ती जला देते थे। तो ऐसा अब के युग में ना हो तो अच्छा है, आगे भी ना हो, इस तरीके की प्रथाएं ना चलें तो अच्छा है। तो इसी बात पे आप लोगों को यह सती प्रथा समझ में आ गई होगी और स्त्रियों के प्रति अब ये दर्दनाक घटनाएं और उनके साथ में दुर्व्यवहार नहीं करोगे, ऐसा मेरा मानना है। और इसी बात पे आप लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।